दोस्तों, इस वक्त भारत के पास दो ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो ताबड़तोड़ इतिहास रचने में लगे हुए हैं। पहला तो है अंतरिक्ष में नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला हमारा इसरो, तो दूसरी तरफ है डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने वाला और हमारी सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियारों को बनाने वाला DRDO। लेकिन इसरो ने इस बार कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसरो की बात करें तो इसरो का चंद्रयान 3 धरती से 70 से 80 हज़ार किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है और एक के बाद एक इसरो नए नए मिशन को अंजाम दे रहा है। अब जल्द ही इसरो गगनयान के लॉन्चिंग के लिए आगे आने वाला है। इसके अलावा इसरो चांद के बाद सूरज को एक्सप्लोर करने के लिए अपने बड़े मिशन आदित्य LV-1 को लॉन्च करने वाला है और इसरो की ताकत और भरोसे को देखते हुए अब अमेरिका की नासा और रूस की रोसकॉस्मोस के साथ यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसी भी इसरो के साथ पार्टनरशिप करने के लिए आगे आ रही है, क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लिया है। साथ ही वो इसे एक बड़े हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में हमारा भारत पीछे कहाँ रहने वाला है दोस्तों। हमारे इसरो ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद ही इसरो ने वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार हम 140 करोड़ भारतवासियों को था। दरअसल इसरो ने अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन और चांद पर कॉलोनीज बनाने का ऐलान कर दिया है, यानी इस बार इसरो कुछ बड़ा करने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली रॉकेट NG-LV पर काम तेजी से बढ़ चुका है। इसरो की यह रफ्तार देख चीन का गला सूख चुका है। इसरो ने अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन को स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके लिए इसरो ने डेडलाइन भी फिक्स कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारत का स्पेस स्टेशन साल 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इस भारी भरकम स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए बड़े रॉकेट पर भी काम हो रहा है, जिसे अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला LV-M3 ने उड़ान भर ली है। NG-LV उसका भी बाप होने वाला है। इसरो इसका डिज़ाइन फाइनल कर चुका है और कुछ दिनों में इसरो स्पेस स्टेशन का डिज़ाइन भी पूरी दुनिया के सामने रखने वाली है। NG-LV धरती के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 टन वजनी पेलोड यानी सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट को ले जा सकती है। वहीं लोअर अर्थ ऑर्बिट में 20 टन का पेलोड लेकर जा सकती है। इस NG-LV रॉकेट को एडवांस तकनीक और मजबूत मशीन के तौर पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये NG-LV ग्रीन फ्यूल से संचालित 3 स्टेज का रॉकेट होगा, जिसमें मेथेन, लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इससे लॉन्चिंग की ताकत भी बहुत कम हो जाएगी, जिससे स्पेस स्टेशन के पार्ट्स को अंतरिक्ष तक ले जाया जाएगा। भारत स्पेस स्टेशन को इसलिए बना रहा है ताकि अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक लंबे समय तक काम कर सकें। जिस गगनयान को भारत अंजाम देने वाला है वो कुछ ही दिनों का होगा, यानी एक हफ्ते के अंदर ही हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अगर अंतरिक्ष में भारत ने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिया तो फिर हमारे वैज्ञानिक 40 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकेंगे और बड़े बड़े रिसर्च को अंजाम दे सकेंगे। साथ ही इसके जरिए भारत चांद पर अपनी कॉलोनी भी स्थापित करने में कामयाब हो सकता है। वैसे इसरो अपने स्पेस स्टेशन को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करेगा, जो 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर लगाएगा। इसे स्थापित करने के लिए NG-LV रॉकेट काफ़ी ज़रूरी है। वैसे इसरो और बार्क ने इस रॉकेट का बाप यानी न्यूक्लियर पावर से चलने वाले रॉकेट को बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज की तारीख में भारत के पास जो सबसे ताकतवर रॉकेट है वो सिर्फ 4 से 8 टन का वजन ही उठा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक केमिकल से चलने वाले इंजन एक सीमा तक ही ठीक हैं। अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को अनंत अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित हो सकते हैं। केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक सफ़र कर पाएँ। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक इसरो और बार्क दोनों मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोंटियम 90 का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे, पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर जिससे गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगी। यह गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में बदल जाएगा। यह एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हालांकि कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरोसिटी भी इसी तरह के इंजन से चलते हैं। नासा अब नए परमाणु थर्मल प्रपल्शन तकनीक पर काम कर रही है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इस नई तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से सुदूर अंतरिक्ष में यात्रा कर सकेंगे। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से ले जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय कम लगेगा और ख़तरा भी कम होगा। आपको बता दें कि चीन भी इसी तरह की तकनीक पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन अब इसरो ने भी इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इसरो जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 पर भी काम शुरू कर चुका है। यह मिशन धरती पर चांद की मिट्टी के नमूने लाएगा। वहीं चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक लेकर जाएगा। यानी जिस भारत ने सबसे पहले चांद पर पानी खोज की, वो अब चांद की अधिक जानकारी जुटाने के लिए अपनी कमर कस चुका है, वहाँ बस्ती बसाने के लिए भी तैयार। वैसे दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी और कड़ी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो लिखना तो बनता है। वैसे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू इसरो।